हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें ईएसआई से संबंधित जानकारी हम पाते रहते हैं। मेरा नाम है प्रथमेश। आज का ये वीडियो ईएसआईसी ने कोविड रिलीफ स्कीम एक लाई है उसके बारे में है। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको ईएसआईसी के बारे में या इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है, अधिक जानकारी चाहिए, इन वीडियोस में क्लैरिटी चाहिए या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम क्या है ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे। पहले तो इसके बारे में ब्रीफ जानकारी मैं आपको दूंगा, बाद में किन लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई है, कब तक ये वैलिड रहेगी, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे और क्लेम फॉर्म सबमिट करने की प्रोसीजर क्या होगी, कैसे ये हित लाभ मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो से। तो जैसे आपको पता है कि ईएसआईसी एक कल्याणकारी योजना है जो कर्मचारी है उनको बीमारी, मातृत्व, रोजगार चोट, बेरोजगारी या ऐसे संबंधित हालातों में मदद करने का काम ईएसआईसी करती है। फिलहाल जो माहौल चल रहा है देश में, मार्च 2020 से कोविड की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुए। सेकेंड वेव में बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसे हालात में अगर घर का कमाने वाला आदमी मृत हो जाता है, कोविड का विक्टिम हो जाता है, तो घर को कोई आधार नहीं बचता है। उसकी कोई पुरानी सेविंग होगी, कोई रिश्तेदार मदद कर देंगे तो वो कोई अलग बात हो गई, लेकिन जो मृत व्यक्ति है उसके बीवी बच्चे, उनको संभालना, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, उनको धन उपलब्ध कराना, पूरी जिंदगी के लिए उनको मदद करना, ये काम ईएसआईसी के जरिए अगर होता है, इससे बड़ी उपलब्धता नहीं होगी। नहीं तो ऐसे लोगों को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, किसी के पास मांगना पड़ेगा और बड़ी कष्टदायक जिंदगी हो जाती है। तो ऐसे हालात में ईएसआईसी यह एक पेंशन योजना लेके आई है और ये वन टाइम मेजर यानी विशेष स्थितियों में किया हुआ एक विशेष प्रावधान ये है। ईएसआईसी सिर्फ रोजगार चोट के मामलों में ही पेंशन देती है, लेकिन यह एक विशेष प्रावधान बना के ईएसआईसी के लाभार्थी जो कोरोना के कारण मृत हो गए हैं उनके परिवारजनों को पेंशन देने का प्रावधान ईएसआईसी ने इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाया है। यह योजना 2 साल के लिए लागू कर दी गई है और ये शुरू हो रही है 24/3/2020 यानी 24 मार्च 2020 और ये चलेगी 23 मार्च 2022 तक। इस अवधि के दौरान जो भी व्यक्ति कोरोना की वजह से मृत होंगे उनके परिवारजनों को ईएसआईसी के पेंशन का फायदा इस योजना के तहत मिल पाएगा। अब इसमें एलिजिबल कौन है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति कोरोना के कारण मृत हो गया है उस व्यक्ति के परिवारजनों को ये पेंशन मिल पाएगी। इसमें 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, मैं डिटेल में उनको समझाऊंगा कि जो व्यक्ति कोरोना से मृत हुई है, जो कर्मचारी कोरोना से मृत हुआ है, उसको कम से कम कोविड जब डायग्नोज हुआ उस तारीख से 3 महीने पहले ईएसआईसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया गया होना चाहिए। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन की डेट कहाँ देखते हैं? अगर ईएसआईसी का ई पहचान कार्ड आपके पास है तो वो ढूंढिए, निकालिए और उस पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी ईएसआईसी के पोर्टल पे इस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है वह तारीख निकालिए। वह तारीख अगर 3 महीनों के पहले की है तो अच्छी बात है, 3 महीनों के अंदर की है तो उस व्यक्ति के परिवारजन पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज, जिस दिन उसका कोविड-19 डायग्नोज हुआ, जिस दिन इस बीमारी का पता चला या टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उस दिन वह व्यक्ति नौकरी पे होना चाहिए, वो नौकरी नहीं छोड़ चुका होना चाहिए। तो किसी ने अगर नौकरी छोड़ दी बीच में और उसके बाद उसका कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो उस व्यक्ति के परिवारजनों को इसका हित लाभ नहीं मिलेगा। जिस दिन कोरोना का रिपोर्ट डायग्नोस हुआ, जिस दिन कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उस दिन वो नौकरी पे होना चाहिए। जरूरी नहीं हो कि काम पे प्रेजेंट हो, लेकिन काम से हटा नहीं दिया होना चाहिए उसको। आगे, जिस दिन वो डायग्नोसिस हुआ उस दिन से 1 साल पहले, जैसे 31 मार्च 2021 को डायग्नोसिस किसी का आया है तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की 1 साल की अवधि में उस व्यक्ति ने कम से कम 70 दिन ईएसआईसी को कंट्रीब्यूशन किया हुआ होना चाहिए, योगदान दिया हुआ होना चाहिए। पिछले पूरे 1 साल का अवधि इसमें काउंट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की डेट
डायग्नोसिस के डेट से 3 महीने के पहले की होनी चाहिए, और दूसरा जिस दिन डायग्नोसिस हुआ उससे पहले 365 दिनों में से कम 70 दिन का योगदान इस व्यक्ति ने ईएसआईसी को दिया हुआ होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन डेट कैसे देखेंगे आप ई पहचान कार्ड पे? तो जो व्यक्ति मृत हो गई है उसके परिवारजन ये देख सकते हैं। ऐसा कार्ड ईएसआईसी के बीमित व्यक्ति को दिया जाता है, वो नियोक्ता देते हैं। अगर नियोक्ता ने नहीं दिया है तो उनसे मांग लीजिए, और उनका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से पता चलता है। मैंने रेड सर्कल करके इंडिकेट करा हुआ है यहाँ पे। इससे आपको पता चल जाएगा कि डायग्नोसिस से 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था या नहीं। दूसरा, अब 70 दिनों तक कंट्रीब्यूशन भरा है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ मिल सकती है? एक तो पिछले आप पूरे 1 साल के सैलरी स्लिप निकालिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने दिन ये काम पे गए थे, कितना दिनों का ईएसआईसी डिडक्शन हुआ है, वो सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट होता है, अटेंडेंस रिफ्लेक्ट होता है। अगर वो नहीं है आपके पास सैलरी स्लिप्स, तो ईएसआईसी का एक आईपी पोर्टल है, तो वहाँ पे जाके बीमित व्यक्ति का इंश्योरेंस नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आप बीमित व्यक्ति ने कितने दिनों का कंट्रीब्यूशन भरा हुआ है पिछले पूरे साल में, ये मंथ वाइज देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैंने ईएसआईसी आईपी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन और आईपी पोर्टल पे जानकारी कैसे देखनी है इसका सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उससे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये भी आप नहीं जान पाते तो नियोक्ता के पास बीमित व्यक्ति का अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, वो कितने दिन काम पे गए पिछले पूरे साल में, यह अटेंडेंस नियोक्ता मेंटेन करता है। इससे आपको पता चल सकता है कि डेट ऑफ डायग्नोसिस के 1 साल पहले से बीमित व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को दिया हुआ है। या आप यह जानकारी प्राप्त करने के लिए ईएसआईसी कार्यालय में भी जा सकते हो। वहाँ जाके आप मृत व्यक्ति का या बीमित व्यक्ति का अगर बीमा क्रमांक बताएंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि इन्होंने कितने दिन काम किया हुआ है। लेकिन इसके लिए आपको ईएसआईसी का ई पहचान कार्ड साथ में लेके जाना होगा। इसके बारे में कैसे देखते हैं, क्या क्या जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हो, ये सब मैंने आईपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन और आईपी पोर्टल के संबंधित वीडियो में डिटेल दिया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए इसी चैनल पे। अब पेंशन किसको मिलेगी? तो बीमित व्यक्ति मृत होने के बाद पेंशन उस मृत व्यक्ति की विधवा को और बच्चों को मिल सकती है। विधवा को जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती या जब तक जीवित है तब तक मिलता है। दूसरा, बच्चों में से जो लड़का है उसे उम्र की 25 साल तक मिलती है, और जो लड़की है उसको शादी तक या आजीवन मिल सकती है। और अगर बीमित व्यक्ति की विधवा माता है तो उसे भी पेंशन मिलती है। अब इन तीनों टाइप में से अगर कोई भी जीवित नहीं है या कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है तो बाकी लोगों को पेंशन मिल सकती है, जैसे विधवा पिता, अवयस्क भाई, बहू, नाबालिग बहन या इस टाइप के। उसका डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट्स में पढ़ सकते हो। तो ये पेंशन पाने के लिए जो दावेदार है, जो फैमिली के मेंबर्स है, जो विधवा और बच्चे हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आप जान लीजिए। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट ओरिजिनल में या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ज़रूरी है। बीमित व्यक्ति जो मृत हो गया है उसका ई पहचान कार्ड ज़रूरी है। बाद में मृत्यु का सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल में ईएसआईसी कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। एज अ प्रूफ ऑफ एज, जन्म तारीख का प्रमाण पत्र के स्वरूप में एक तो आधार या बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी चल सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद बैंक पर्टिकुलर्स, फोटो आइडेंटिटी और फोटोग्राफ्स भी आपसे मांगी जाएगी। शाखा कार्यालय आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए दावेदारों को कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए भी बोल सकते हैं। और कुछ केसेस में जहाँ पे कोविड का उपचार चल रहा था तब मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद या कोविड निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी मृत्यु होती है, तो ऐसे हालातों में मेडिकल ट्रीटमेंट के पेपर भी मांगे जा सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखने हैं जब आप दावा करने जाओगे। अब ये जो स्कीम है इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे कोविड का इलाज चल रहा था और उस स्थिति में अगर मृत्यु हुई तो वहाँ पे तो
कारण स्पष्ट हो जाता है कि कोविड की वजह से ही मृत्यु हुई है। लेकिन कुछ केसेस में हॉस्पिटल से बीमित व्यक्ति डिस्चार्ज हो गए और डिस्चार्ज होने के बाद उसे घर पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, घर पे मृत्यु हो गई, या कुछ जगहों पे कोविड निगेटिव रिपोर्ट तो नहीं मिली लेकिन सिम्टम्स वगैरह सब खत्म हो गए, इलाज खत्म हो गया और मृत्यु हो गई। तो इनमें महत्वपूर्ण चीज़ें ईएसआईसी ने कुछ रिलैक्सेशन देते हुए दी है कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और डिस्चार्ज होने के बाद या कोविड निगेटिव रिपोर्ट आने के 30 दिनों के अंदर ही ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है तो मेडिकल पेपर्स को देखते हुए और स्पेशलिस्ट के ओपिनियन के हिसाब से ये केसेस एलिजिबल है या नहीं है इसका विचार किया जाएगा। और अगर मृत्यु कोविड-19 की वजह से ही हुए ये तय हो जाता है तो उनको भी पेंशन के दायरे में पकड़ा जाएगा, उनको भी पेंशन दी जाएगी। दूसरा, अगर कोविड-19 का निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया है, इसका मतलब कोविड से रिकवर हुए या नहीं हुए यह स्पष्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे हालात में कोविड पॉजिटिव आने के बाद 45 दिनों के अंदर अगर किसी की मृत्यु हुई है, ऐसी केसेस को भी मेडिकल पेपर्स को देखते हुए और स्पेशलिस्ट के ओपिनियन के हिसाब से ये केसेस एलिजिबल है या नहीं है इसका विचार किया जाएगा। और अगर मृत्यु कोविड-19 की वजह से ही हुए ये तय हो जाता है तो उनको भी पेंशन के दायरे में पकड़ा जाएगा, उनको भी पेंशन दी जाएगी। बाद में इस योजना के तहत जो भी पेंशन आएगा वो सब बैंक अकाउंट में जमा होने वाला है। जो कंप्लीट क्लेम है, एक बार पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपने शाखा कार्यालय को जमा कर दिए तो वो 15 दिन के अंदर सेटल किया जाएगा, 15 दिन के अंदर उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। क्लेम आपको सबसे नज़दीक ईएसआईसी का जो कार्यालय है वहाँ पे जमा करना है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति गुजरात का रहने वाला हो लेकिन दिल्ली में काम कर रहा था, उसका ईएसआईसी कार्ड दिल्ली का था और अब उसके परिवारजन जो गुजरात में रह रहे हैं पेंशन मांग रहे हैं, तो परिवारजनों को दिल्ली में जाने की ज़रूरत नहीं है, गुजरात के ही अपने घर के पास ईएसआईसी का जो नज़दीकी शाखा कार्यालय है वहाँ पे ये लोग अपने क्लेम्स जमा कर सकते हैं। बाद में ऐसे व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी विधवा या उसका स्पाउस ईएसआईसी से मेडिकल सुविधाएं प्राप्त करते रह सकता है हर साल 120 रुपया जमा करके। उन्हें आजीवन 120 रुपया प्रति साल भर के ईएसआईसी से चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहेंगी। और ये जो एलिजिबिलिटी का काल मैंने आपको बताया कि पिछले कोविड-19 का डायग्नोसिस होने से पहले 1 साल में बीमित व्यक्ति ने कम से कम 70 दिनों का योगदान किया हुआ होना चाहिए। ये कंट्रीब्यूशन की कंडीशन जो है उसे भी रिलैक्स कर दिया गया है ऐसे हालातों में जिसमें बीमित व्यक्ति विस्तारित बीमा हितलाभ या अस्थायी विकलांगता हितलाभ या मातृत्व हितलाभ की वजह से काम पे नहीं जा पाया। समझो, पहले हमने जो उदाहरण लिया उसमें 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के समय में कोई बीमित व्यक्ति ने 60 दिनों का योगदान भरा हुआ है ईएसआईसी को, लेकिन 1 मई 2020 से लेके 31 मई 2021 तक यह व्यक्ति अस्थायी विकलांगता हितलाभ की वजह से छुट्टी पे थी। ये 31 दिन ऐसे समझे जाएंगे कि व्यक्ति ने काम किया है, तो एलिजिबिलिटी के लिए उसका जो दिन गिने जाएंगे उसमें 60 दिन जो उन्होंने काम किया हुआ है और ये अस्थायी विकलांगता हितलाभ जो 31 दिनों को लिया है वो 31 प्लस 60 91 दिन उपस्थित था ऐसा मान के, या 91 दिन उसने ईएसआईसी योगदान दिया है ऐसा मान के उसे भी पात्र मान लिया जाएगा। बाद में जैसे हमने उदाहरण लिया कि कोई भी व्यक्ति जो गुजरात का था और दिल्ली में काम कर रहा था और उसके परिवारजन अब गुजरात में रह रहे हैं, तो वो गुजरात में स्थित शाखा कार्यालय में ही दावा प्रस्तुत करेंगे और वह शाखा कार्यालय के प्रबंधक को रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि आगे की पेंशन उन्हें उसी कार्यालय से मिले और बीमित व्यक्ति के पूरे जो रिकॉर्ड है दिल्ली कार्यालय से गुजरात के कार्यालय में ट्रांसफर कर दिए जाए, ताकि आगे का पूरा हितलाभ गुजरात स्थित ईएसआईसी का जो कार्यालय है वहीं से परिवारजनों को मिले। तो इस तरह से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी
और सुविधाएं उपलब्ध करा के दी है। इस स्कीम के तहत मैंने सर्कुलर के लिए पूरी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक पे आप जाओगे तो ये जो फॉर्मेट्स है वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप जो दावा करोगे उसमें CRS 01 का फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में आपको रिक्वेस्ट देनी है शाखा कार्यालय को, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं या हम इस बीमित व्यक्ति के आश्रित लोग हैं, और अगर 3 लोग आश्रित है तो तीनों लोग वहाँ पे साइन करेंगे। अगर 18 साल के नीचे के बच्चे आश्रित है तो उनके लिए उनकी या पिता साइन माता या पिता साइन कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो फॉर्मेट में नीचे मेंशन की गई है उनसे काउंटर साइन लेना है कि ऊपर दिए गए हुए तथ्य सही है करके। तो उसमें पूरा सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है। वो सर्टिफिकेट आपको किसी भी गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर से या गांव के सरपंच से, MP MLA, जो अथॉरिटीज़ नीचे दी हुई है आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो इसे, उनमें से किसी से भी साइन करवा के ये फॉर्मेट आपको शाखा कार्यालय में जमा करना है। सभी दावाकर्ता जो है उन सबको अपना फोटो आइडेंटिटी शाखा कार्यालय को जमा करना पड़ेगा। मृत व्यक्ति का पहचान कार्ड जो आधार है उसके ESIC में होने का वो ज़रूरी है। सभी दावेदारों को अपना बैंक डिटेल्स शाखा कार्यालय में देना होगा। जो भी पुरुष बच्चे हैं अपनी उम्र के प्रूफ के लिए उनको आधार या बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। और शाखा कार्यालय को अगर इनमें से कोई भी रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी मिलती है या उसमें कोई कमी है तो बाकी भी डॉक्यूमेंट्स वो कमी पूरी करने के लिए मांग सकते हैं। तो इस तरह ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद शाखा कार्यालय इसकी स्क्रूटिनी करके 15 दिन के भीतर भीतर आपको अपना निर्णय बताएगा और उसके बाद उन परिवारजनों को पेंशन ESIC से मिल सकती है। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए या बाकी डिटेल्स देखने के लिए ESIC के पहचान कार्ड को ढूंढिए। इसके ऊपर ही आपका पूरा दारोमदार है। नियोक्ता से पहचान कार्ड लेके आइए। अगर आपके घर में भी किसी की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है तो इस स्कीम के तहत आप हित लाभ ले सकते हो। जल्द से जल्द उनका पहचान कार्ड आप नियोक्ता से लेके आइए, या आपके पास उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनमें से उसे ढूंढिए और ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने नज़दीकी शाखा कार्यालय को आप हित लाभ के लिए अप्रोच कर सकते हो। आपको इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी चाहिए या अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी इसके बारे में अधिक जानकारी मांग सकते हो। किसी भी व्यक्ति जो ESIC में कवर्ड था उसके परिवारजनों को अगर इस स्कीम के तहत पेंशन मिलना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हित लाभ ले सके, उस परिवार के आगे के जीवन में कष्ट थोड़े हम कम कर सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, जुड़े रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।